गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मंजुल पांडे एक बार फिर से आप सभी का आरवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने बात की थी भारतीय संविधान के निर्माण प्रक्रिया की और हमने देखा था कि सन 1895 ईस्वी से 1950 तक जब तक संविधान लागू हुआ था हमने वहां तक बात की थी। और हमने देखा था कि सबसे पहली बार तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी, लेकिन वो मांग मौखिक रूप से थी। जिसके बाद सबसे पहली बार एम.एन. रॉय ने सन 1934 में लिखित रूप से या आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। और वहाँ से हम आगे बढ़कर हम पहुँचे थे कैबिनेट मिशन योजना तक, जिसके तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ। और उसके बाद हमने संविधान का निर्माण किया था और 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू भी कर दिया था। तो ये हमने कल बात की थी। कल के टॉपिक में, कल जो लेक्चर था उसमें आप लोग एक चीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। कल हमने लिखवा दिया था कि जो बाल गंगाधर तिलक ने जो संविधान सभा की मांग की थी, तो मैंने ये कहा था कि ये 1896 लिखा दिया था। ये आप लोग करेक्ट करके 1895 कर दीजिएगा, ये करेक्ट है। जो तिलक जी ने संविधान सभा की मांग की थी वो 1895 करेक्ट है। और कल के लेक्चर में मैंने 1896 डाला था, जो कि क्या है, गलत है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन था कल के लेक्चर में। तो कल हमने देखा था कि जब 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था, तो इसके पहले एक पॉइंट और था जो छूट गया था कल, कि जब 15 अगस्त सन 1947 को देश आज़ाद होता है, तो इसके बाद जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी वो ही थी 29 अगस्त। वो बैठक हुई थी 29 अगस्त 1947 को। और इस दिन हुआ क्या? प्रारूप समिति का गठन हुआ। जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका गठन हुआ था 29 अगस्त सन 1947 को, आज़ादी के जस्ट बाद जो संविधान सभा की बैठक हुई थी। और आपको अच्छे से पता होगा कि प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसके चेयरमैन या उसी को आप कहेंगे क्या, अध्यक्ष। तो जो इसके अध्यक्ष थे वो थे B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये बनाए गए थे अध्यक्ष। बाकी 6 सदस्य और थे। तो एग्जाम में इन 6 सदस्यों का क्वेश्चन 2 टाइप से आता है। पहला तो पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति में शामिल नहीं था। 4 नाम दिए जाएंगे, जिसमें से 3 होते हैं, 3 यही होंगे जो इनमें से 6 में से हैं, और एक कोई अदर होगा। और पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। एक तो ये पूछा जाता है। दूसरा होता है कि 4 नाम दिए जाएंगे, जिसमें से 3 कोई अननोन होगा और एक इसी 6 में से होगा या 7 में से होगा। तो उसी में आपको करेक्ट करना होगा और क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति में शामिल था। तो ये 6 के नाम हैं। पहला है D.P. खेतान। और इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि संविधान निर्माण के दौरान ही सन 1948 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इनकी जब मृत्यु होती है तो इनके स्थान पर आते हैं T.T. कृष्णामाचारी। ये पहले सदस्य थे। 6 में से ये पहले सदस्य, जिनका नाम था D.P. खेतान। इनकी 1948 में ही मृत्यु हो जाती है। संविधान निर्माण के समय ही उनके स्थान को भरने के लिए रिप्लेस किए जाते हैं D.P. खेतान की जगह T.T. कृष्णामाचारी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सदस्य की, प्रारूप समिति के किस सदस्य की मृत्यु संविधान निर्माण के समय हो गई थी। तो वो हो गई थी D.P. खेतान की। एक क्वेश्चन ये आता है। दूसरा ये पूछा जाता है कि जब D.P. खेतान की मृत्यु हुई थी तो उनके स्थान पर
किसे शामिल किया गया था? तो वो शामिल किया गया था टी कृष्णामाचारी को। ये थे ड्राफ्टिंग कमेटी के पहले सदस्य। दूसरे थे सैयद सादुल्ला। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल एकमात्र मुस्लिम सदस्य कौन थे? तो दूसरे थे सैयद सादुल्ला, एकमात्र मुस्लिम सदस्य, एकमात्र मुस्लिम सदस्य, ये भी शामिल थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। तो ये 2 सदस्य हो गए। तीसरे थे बी आल मित्तर। तीसरे सदस्य थे बी आल मित्तर। तीसरे व्यक्ति थे बी आर मित्तर। और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने रिजाइन कर दिया था। कुछ पर्सनल कारण की वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया था और इनके जगह पर फिर लाए गए थे माधवराव। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक डीपी खेतान, देखिए इसमें जो 6 नाम हैं इसमें से 3 नाम इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहला डीपी खेतान का, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरे थे सैयद सादुल्ला, जो कि एकमात्र मुस्लिम सदस्य, और तीसरे थे बी आर मित्तल। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्होंने संविधान निर्माण के समय ही अपने पद से रिजाइन कर दिया था और जिसके बाद ऐड किया गया था माधवराव को। तो ये 3 सदस्य हुए। चौथे थे गोपाला स्वामी अयंगर। चौथे सदस्य हुए गोपाला स्वामी अयंगर। गोपाला स्वामी अयंगर। देखिए इनका नाम इंपॉर्टेंट क्यों है? गोपाला स्वामी अयंगर पूछा जाता है कि जब अनुच्छेद 370 लागू हुआ था, जब अनुच्छेद 370 लागू हुआ था तो उसे जब संविधान में शामिल करना था तो भीमराव अंबेडकर उसके खिलाफ थे। वो मानने को तैयार नहीं थे कि हम किसी प्रकार से किसी भी राज्य को जो भारत का ही होगा उसे हम अलग से कोई प्रावधान नहीं देंगे, ये कहना था भीमराव अंबेडकर का। और अनुच्छेद 370 को जब शामिल करना था संविधान में तो ये भाग खड़े हुए। लेकिन गोपाला स्वामी अयंगर ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अनुच्छेद 370 को संविधान में शामिल किया था। 5वें व्यक्ति थे कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्णा स्वामी अय्यर, ये 5वें व्यक्ति थे। और 6ठे व्यक्ति थे के एम मुंशी। के एम मुंशी। तो ये 6 व्यक्ति थे, ये 6 अन्य व्यक्ति और प्लस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये 7 व्यक्तियों को मिला के बनी थी एक कमेटी, एक समिति का निर्माण हुआ था जिसे कहते थे प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये 7 लोग मिलकर संविधान का निर्माण करते हैं। और आपको पता होगा इसके बाद संविधान के 3 वाचन होंगे, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। और जिसके बाद 26 नवंबर सन 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार होगा। और उसी दिन आंशिक रूप से 15 अनुच्छेदों को लागू भी कर दिया गया था, जो अनुच्छेद भारत की अखंडता को, समझ लीजिए भारत की अखंडता एकता को बचाने का काम करते। उन 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था 26 नवंबर सन 1949 को, ये हमने कल बात की थी। और 26 जनवरी सन 1950 को ही संपूर्ण भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अगर किसी को नॉलेज हो तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी
सन 1950 को, संविधान लागू होने से 2 दिन पहले। और जब ये अंतिम बैठक हुई थी, इस दिन 2 काम और किए गए। पहली बात तो पूछा था संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी सन 1950 को। दूसरी बात क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा को भंग कब किया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया कि संविधान सभा को भंग कर दिया गया। संविधान सभा को भंग किया गया। कहा गया कि अब संविधान सभा का कोई वर्क नहीं है और संविधान सभा आज से समाप्त की जाती है। दूसरा काम इसमें किया गया कि इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो इस टाइम तक संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। ये काम किया गया 24 जनवरी सन 1950 के दिन। और इसके बाद हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया। तो ये हुआ 26 जनवरी सन 1950 तक। और अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि हमारे संविधान का प्रारूप कैसा है, हमारे संविधान में कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं, इसके भाग कितने हैं, अनुच्छेद कितने हैं, अनुसूचियाँ कितनी हैं, जब मूल संविधान बना था तब क्या स्थिति थी, और जब आज का वर्तमान संविधान है तो आज के टाइम पे क्या स्थिति है। तो हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो होगा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कहने का मतलब है कि हमारे भारतीय संविधान में विदेशी संविधान से जो अन्य देशों के संविधान हैं, उन देशों के संविधानों से क्या क्या चीज़ अडॉप्ट किया गया है। तो हम ये चीज़ देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में कम से कम 60 देशों से, भारत ने अपने संविधान बनाने में कोई जल्दबाजी नहीं की और भारत ने लगभग 60 देशों से अपने संविधान को अडॉप्ट किया, उनसे कुछ ना कुछ लिया और उन 60 देशों के संविधानों को मिलाकर विश्व का सबसे विस्तृत और लिखित संविधान बना किसका, भारत का। तो हम देखते हैं, सबसे पहली बात करेंगे अमेरिका से कि हमने अमेरिका से क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की हैं। और ये क्वेश्चन सबको पता होगा कि विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का है। तो हमने अमेरिका से क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो सबसे पहला हमने लिया है प्रस्तावना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रियम्बल। हम कहते हैं प्रियम्बल या इसी को कहते हैं उद्देशिका। तो ये में हमने अडॉप्ट कहाँ से किया है, अमेरिका से। देखिए एक बात, अगर पूछा जाए कि हमने प्रस्तावना कहाँ से ली है, तो हमने प्रस्तावना को अडॉप्ट किया है अमेरिका से। लेकिन अगर पूछा जाएगा कभी भी कि प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया है, तो आंसर अमेरिका नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। कहने का मतलब है प्रस्तावना जो शब्द है ये हमने लिया है अमेरिका से, और जो प्रस्तावना की भाषा है कि प्रस्तावना का रूप कैसे होगा, ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये पहला काम किया गया अमेरिका से कि प्रस्तावना को लिया गया। दूसरा काम किया गया कि हमने यहाँ से लिया मौलिक अधिकारों को। दूसरा काम क्या किया गया कि हमने यहाँ से मौलिक अधिकारों को अडॉप्ट किया, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स, और आपको पता होगा कि फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक हमारे क्या हैं, मौलिक अधिकार हैं। तो इन मौलिक अधिकारों को कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, अमेरिका से। तीसरा काम किया गया कि जो राष्ट्रपति पद है, राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद, ये भी हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, अमेरिका के संविधान से। चौथा काम किया गया
जो हमारी संघ तथा राज्य सूची है, संघ तथा राज्य सूची, इसको भी हमने अडॉप्ट किया है कहां से? अमेरिका के संविधान से। मीन्स यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट्स। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, उसमें कुछ विषय हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची और राज्य सूची ये ली गई है अमेरिका के संविधान से, और जो तीसरी सूची है जिसे हम कहते हैं समवर्ती सूची, वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये चारों चीज़ें ली गई हैं कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए, तब आगे बात करते हैं। ठीक, इसके आगे हम देखें, इसके बाद जो हमने 5वीं चीज यहां से ली है वो है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा ये भी हमने अडॉप्ट किया है कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। छठा काम हमने किया है, जो न्यायपालिका है हमारी, जो हमारी न्यायपालिका है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जुडिशरी। और हमने शुरुआत पे ही बात की थी कि किसी भी देश की जो सरकार होती है, सरकार के 3 प्रमुख स्वतंत्र निकाय होते हैं, 3 बॉडी होती है किसकी? सरकार की। तो उसी में से एक स्वतंत्र बॉडी होती है न्यायपालिका, जो कि हमने अडॉप्ट किया है कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। और 7वां और लास्ट है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, और ये भी हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? अमेरिका के संविधान से। मीन्स सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को भी हमने अडॉप्ट किया है कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने अडॉप्ट किया है अमेरिका से। अब हम बात करेंगे अगला, ब्रिटेन। इसे इरेज कर रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए हो, और अगर नोट नहीं कर पाए हो तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार पूरे लेक्चर को सुन लीजिए। अगर आप साथ में नोट्स बना पा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो आप बाद में फिर से एक बार लेक्चर लीजिएगा और आराम से धीरे धीरे नोट्स को अच्छी तरीके से बनाइएगा। तो हम इसे इरेज कर रहे हैं। अगला आता है कि ब्रिटेन। अगला नाम आएगा ब्रिटेन का। और ब्रिटेन से हमने क्या लिया हुआ है? पहला काम किया है ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली, जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट की सरकार चलती है, पार्लियामेंटर की सरकार है हमारे देश में, तो ये भी हमने अडॉप्ट किया है कहाँ से? ब्रिटेन से। और दूसरा है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, ये भी हमने अडॉप्ट किया है कहाँ से? ब्रिटेन से। आप अच्छे से जानते होंगे कि हमारे देश में एकल नागरिकता है। अभी तक जम्मू कश्मीर इसके लिए एक अपवाद था, लेकिन अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद जो जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार मिले हुए थे, जो वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, वो अब खत्म कर दिया गया है। तो पूरे भारत में इस समय क्या है? एकल नागरिकता है। मीन्स पूरे भारत की आपको केवल एक नागरिकता होगी, वहाँ पर किसी स्टेट का या किसी विशेष स्थान का कोई भी अलग से नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। तो ये भी एकल नागरिकता हमने कहाँ से अडॉप्ट की है? ब्रिटेन से। तो ये कुछ एक काम और किया गया था, जो विधि के समक्ष समानता है। विधि के समक्ष समानता,
ये भी हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? ब्रिटेन के संविधान से। इसकी बात करेंगे, हम अच्छे से इसको समझाएंगे। विधि के समक्ष समानता, ये अच्छे से इसका डिटेल्स में और ब्रीफ में हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल जब हम लोग 14 पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे समता का अधिकार, तो वहाँ पर हम बात करेंगे कि विधि के समक्ष समानता कैसे प्रदान की गई है। तो ये काम किए गए ब्रिटेन के संविधान से। तीसरा जो आता है वो है ऑस्ट्रेलिया, जो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी हमने बहुत कुछ लिया है। तीसरा देश है ऑस्ट्रेलिया। और हमने अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि सबसे पहला काम इससे किया गया है कि जो प्रस्तावना की भाषा थी, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, प्रस्तावना की भाषा, इसे हमने अडॉप्ट किया है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दूसरा काम किया हमने कि हमने बताया कि जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची, इसे भी हमने अडॉप्ट कहाँ से किया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संघ सूची व राज्य सूची, ये तो दोनों हमने अडॉप्ट किया था अमेरिका के संविधान से, लेकिन जो हमारी समवर्ती सूची है इसे हमने अडॉप्ट किया कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। तीसरा हमने काम किया कि जो संघ व राज्यों में संबंध हैं, संघ व राज्यों के आपसी संबंध के संबंध, मीन्स एक राज्य और केंद्र सरकार जो हमारी संघ है, ये आपस में मिलकर किस प्रकार से काम करेगी, तो ये भी हमने अडॉप्ट कहाँ से किया है? ऑस्ट्रेलिया से। चौथा हमने किया जो व्यापार के नियम होंगे, जो रूल ऑफ ट्रेड हैं, व्यापार के नियम, ये भी हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन, आप सबको पता होगा कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, या संयुक्त अधिवेशन किस सदन में बुलाया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में? तो पहला तो क्वेश्चन ही बताया कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने का पावर किसे होता है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या राज्यसभा अध्यक्ष को? संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? जल्दी से आंसर दीजिए। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। गुड। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। और दूसरा क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन हमेशा बुलाया कहाँ जाता है, किस सदन में? तो जो हमारी निम्न सदन है, लोअर हाउस है, जिसे हम लोग कहते हैं लोकसभा, तो संयुक्त अधिवेशन हमेशा कहाँ बुलाया जाता है? लोकसभा में। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो ये संयुक्त अधिवेशन की जो प्रणाली है हमारे भारत में, हमारे संसदीय प्रणाली में जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ये भी हमने अडॉप्ट कहाँ से किया है? ऑस्ट्रेलिया से। चौथा, अगला देश अगर हम देखेंगे तो वो इम्पॉर्टेंट है आयरलैंड। और हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जो है हमारा पार्ट 4, जिसे हम लोग कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और वो देश है आयरलैंड। आयरलैंड। और इससे हमने क्या अडॉप्ट किया है? पहला तो हमने जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, ये हमने अडॉप्ट कहाँ से किया है? आयरलैंड के संविधान से। और एक बात ये जान लीजिए कि आज के समय में राज्य के नीति निर्देशक तत्व केवल 2 ही देशों में विश्व के लागू हैं, एक तो है भारत में और दूसरा है आयरलैंड में। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है
कि राज्य के नीति निर्धारक तत्व सबसे पहले आयरलैंड ने कहाँ से अडॉप्ट किया था? तो आयरलैंड ने अडॉप्ट किया था स्पेन से। आयरलैंड ने कहाँ से अडॉप्ट किया था? स्पेन से अडॉप्ट किया था। लेकिन आज के समय में स्पेन में यह प्रणाली नहीं चलती है। बात समझ में आई? तो भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अडॉप्ट किया है आयरलैंड से, और आयरलैंड ने अडॉप्ट किया था स्पेन से। और प्रेजेंट टाइम में विश्व के केवल 2 देशों में यह व्यवस्था लागू है, पहला भारत और दूसरा आयरलैंड। और आप अच्छे से जानते हो कि ये हमारे संविधान के भाग 4 में स्थित है। भाग 4 में जो है आर्टिकल 36 से टू आर्टिकल 51, ये है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसकी बात करेंगे जब हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। अगला काम किया गया इसमें कि जो क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है, निर्वाचन पद्धति को अडॉप्ट किया गया कहाँ से? यही आयरलैंड के ही संविधान से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ये अडॉप्ट कहाँ से की गई है? आयरलैंड से। अगला काम इसी के संविधान से किया गया है कि जो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन होता है, और आप लोग जल्दी से बताइए कि सदस्यों का मनोनयन कौन करता है और कितने सदस्य मनोनीत होते हैं राज्यसभा में? सदस्यों का मनोनयन। 2 क्वेश्चन है आपके लिए कि पहली बात तो राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन या कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, और दूसरा क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों को मनोनयन कौन करता है। 2 क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दीजिए। तो कुल 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। और मनोनयन करता कौन है? भारत का राष्ट्रपति। लगभग सभी लोगों के करेक्ट आंसर आए हैं। तो ये काम भी किया गया कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से, कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति होती है, और दूसरा काम जो राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन होता है, ये दोनों काम कहाँ से किए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। लास्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है जो राष्ट्रपति पुरस्कार व सम्मान वितरित करता है। राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार व सम्मान, दिए जाने वाले पुरस्कार व सम्मान। और जल्दी से बताइए आप लोग कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? और ये काम किए गए आयरलैंड के संविधान से। जल्दी से बताओ, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? क्या होगा आंसर? भारत रत्न। ठीक। चौथा देश, अगर हम चौथे देश की बात करें तो अगला आता है रूस का नाम, रशिया। और रशिया से क्या किया गया? मौलिक कर्तव्यों को, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य को अडॉप्ट किया गया कहाँ से? रूस से। और ये हमारे संविधान के पार्ट 4A में आर्टिकल 51 ए में शामिल है। तो हमने रूस से क्या अडॉप्ट किया है? मौलिक कर्तव्यों को। इसके बाद अगला नाम देखेंगे हम आएगा जर्मनी। और जर्मनी से हमने क्या अडॉप्ट किया है? आपातकाल, जो इमरजेंसी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं?
इमरजेंसी, जो आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक है, 352 से लेकर 360 तक हमारे देश में इमरजेंसी आपातकाल की बात कही गई है। तो ये हमने अडॉप्ट किया है कहाँ से? जर्मनी से। और एक बात आप जानते होंगे आपात 3 प्रकार के होते हैं, इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है। तो जो उसमें तीसरा वित्तीय आपात होता है वो हमने अमेरिका से अडॉप्ट किया है। वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? अमेरिका के। और बाकी जो 2 आपातकाल हैं, 2 इमरजेंसी है, वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? जर्मनी से। छठे देश की अगर हम बात करते हैं, अगले स्रोत की बात करेंगे हम लोग अगर, तो वो आएगा दक्षिण अफ्रीका, वो आएगा कनाडा। और कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक शक्तियां। संघात्मक शक्तियां ये अडॉप्ट किया गया है कनाडा के संविधान से। संघात्मक शक्तियों का मतलब यह है कि जो भी देश में किसी भी राज्य में, मान लीजिए विधानसभा में किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन जो शक्तियां होंगी वो लगभग आंशिक रूप से पूरी तरीके से संघ के पास होंगी, मतलब केंद्र सरकार के पास होंगी। तो ये जो संघात्मक शक्तियां प्रदान की गई हैं संघ को या केंद्र सरकार को, तो ये अडॉप्ट कहाँ से किया गया है? कनाडा के संविधान से। और जो 7वां और लास्ट है वो है साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है? संविधान संशोधन। जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है भारत में, ये अडॉप्ट किया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और किस अनुच्छेद द्वारा? आर्टिकल 368 द्वारा। आर्टिकल 368 द्वारा क्या किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दर्शाया गया है भारतीय संविधान में। तो ये महत्वपूर्ण कुछ स्रोत थे जो हमने विदेशों से लिया है। बात समझ में आई? हमने अमेरिका से लिया है, हमने ब्रिटेन से लिया, हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया, आयरलैंड से लिया, कनाडा से लिया, दक्षिण अफ्रीका से लिया, रसिया से लिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्रोत थे। अब अगला हम बात करेंगे, अब आएंगे हम भारतीय संविधान के ऊपर कि हमारे भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान है जिसे हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, हम पूरे भारतीय संविधान में 2-3 चीजें, लगभग 5-6 चीजों की बात करते हैं, जिसमें से हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्रस्तावना, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रीएम्बल। ठीक। दूसरा हम पढ़ते हैं अनुसूची। दूसरा हम पढ़ते हैं अनुसूची, जिसे हम लोग कहते हैं शेड्यूल। तीसरा हम पढ़ेंगे पार्ट, या जिसे हिंदी में कहते हैं भाग। ठीक। चौथा हम पढ़ेंगे अनुच्छेद, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल। और पांचवा और लास्ट हम लोग पढ़ते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये हम लोग प्रमुखतः यही 5 टॉपिक हैं जो हम लोग पढ़ेंगे पूरे संविधान में, जिसमें से सबसे पहला है प्रस्तावना। हम लोग प्रस्तावना सबसे पहले पढ़ेंगे, और आपको हम पहले ही बता चुके हैं प्रस्तावना या उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा में लेकर कौन आया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
दूसरा हम लोग पढ़ते हैं शेड्यूल के बारे में कि हमारे संविधान में कुल कितने शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियाँ कुल कितनी हैं, उन अनुसूचियों में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उनके विषय क्या हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा है पार्ट, जो हमारे संविधान के भाग हैं। तो हम देखेंगे हमारे संविधान में मूल संविधान में कितने भाग थे और वर्तमान के संविधान में कितने भाग हैं। और चौथा जो सबसे लंबा है और जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है वो है हमारा आर्टिकल्स, अनुच्छेद है जो। और लास्ट हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन। ठीक, तो अब हम दो चीज बातें करेंगे। एक तो हम कहते हैं कि जो हमारा मूल संविधान था, और दूसरी बात है कि जो हमारा वर्तमान संविधान है। दो बातें करेंगे इन सब पे। एक तो बात होती है कि मूल संविधान में क्या स्थिति थी और आज के टाइम पे वर्तमान संविधान में क्या स्थिति है। तो अगर हम अनुसूची की बात करें तो जो हमारा मूल संविधान बना था इसमें उस समय 8 अनुसूचियों को जोड़ा गया था। कितनी अनुसूचियां थी टोटल? 8 अनुसूचियां थी। बट प्रेजेंट टाइम में ये अनुसूचियां 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई हैं। एक क्वेश्चन यहां से आता है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो अनुसूचियों की संख्या मूल संविधान में थी 8, लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम में पूछा गया तो अनुसूचियों की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई है। दूसरी बात आती है भाग की। तो जब संविधान लागू हुआ था तो मूल संविधान में भाग की संख्या थी 22, और आज के टाइम पे जो वर्तमान संविधान है इसमें भागों की संख्या है 25। भाग भी बढ़ा दिए गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन है वो है आर्टिकल्स को लेके। तो आर्टिकल जब मूल संविधान में बनाए गए थे तो वो थे 395 अनुच्छेदों को बनाया गया था। परंतु आज के कंडीशन में अगर वर्तमान संविधान की बात करते हैं तो देखिए इसके लिए काफ़ी किताबों में, लगभग सभी किताबों में अलग अलग वैल्यू लिखी गई है। तो अभी तक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही रहती है कि एग्जैक्ट क्या है ये। तो देखिए किसी भी किताब में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी गई है, लेकिन 450 प्लस कहे जाते हैं। तो ये जान लीजिए कि ये 450 प्लस हैं। और कुछ किताबों में जो एथेटिक मानी भी गई है वो है 466। तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाए तो आपको कॉमन सेंस लगाना है। आप अपने कॉमन सेंस के हिसाब से इन बातों को बताएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको 395 दिखता है और पूछा गया कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो आप हमेशा क्या टिक करोगे? 395। लेकिन जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया हो कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो आप ये लिख सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन हम बनाएं और क्वेश्चन हो कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। ऑप्शन हो 410, 430, 455 और 475। अगर ये क्वेश्चन मिलता है और ये ऑप्शन होते हैं तो आप हमेशा इस ऑप्शन के साथ जाओगे। यही ऑप्शन क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। कुल मिला के 450 के नियर अबाउट जो संख्या आपको मिलती है वही संख्या को आपको टिक करना है। और नेक्स्ट बात, संविधान संशोधन। तो प्रेजेंट टाइम में लगभग 101 संविधान संशोधन पूरे हो चुके हैं। ठीक, तो ये कहा गया ये है हमारे संविधान में, जिसे हमको पढ़ना है प्रस्तावना को, अनुसूचियों को, भाग को, अनुच्छेद को और संविधान संशोधन को। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रस्तावना के साथ। और आपको पता होगा कि प्रस्तावना सबसे पहली बार संविधान सभा में कौन प्रस्तुत किया था? मोतीलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि प्रस्तावना को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? अब देखिए हम भारतीय संविधान का पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमने 5 सब टॉपिक में बांटा है भारतीय संविधान को, जिसमें से पहला था प्रस्तावना। और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्या? प्रस्तावना को। हम स्टार्ट क्या करेंगे? प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना को सबसे पहली बार 13 दिसंबर सन 1946 को किसने प्रस्तुत किया था?
जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। और इसे 22 जनवरी सन 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति मिल गई थी। संविधान सभा द्वारा स्वीकृति प्रदान हुई थी कब? 22 जनवरी को संविधान सभा द्वारा स्वीकृति मिली थी कब? 22 जनवरी सन 1947 को। और एक बात जानते हो आप लोग कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी या संविधान की आत्मा कहते हैं। तो प्रस्तावना आप लोग अच्छे से किताबों में पढ़े भी होंगे। जितने भी ये क्या कहते हैं परिषदीय विद्यालय हैं, उन सब किताबों में लिखा भी होता है प्रस्तावना। तो जो भी है हम भारत के लोग ये वो करते हैं, ठीक। तो हमें पूरी प्रस्तावना को याद नहीं करना है, लेकिन प्रस्तावना में कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे हम लोगों को याद करना होगा और वो शब्द बार बार पूछे जाते हैं। तो हम हेडिंग डालिएगा कि प्रस्तावना में वर्णित शब्द। हेडिंग डालिए प्रस्तावना में वर्णित शब्द, और वही शब्द बार बार पूछे जाते हैं। खासकर उसमें से 3 शब्द समानता, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जरूर याद होने चाहिए। तो प्रस्तावना में वर्णित शब्द, वर्णित शब्द, तो इसमें से सबसे पहला जो है वो है संप्रभुता। सबसे पहला वर्ड क्या है? संप्रभुता। दूसरा शब्द है समाजवादी। दूसरा शब्द क्या है? समाजवादी। ठीक। तीसरा शब्द क्या है? संप्रभुता हो गया, समाजवादी हो गया, तीसरा हो गया पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। चौथा हो गया लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक। और 5वां शब्द होता है गणतंत्र। ये 5 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला संप्रभुता, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथनिरपेक्ष, चौथा लोकतांत्रिक और 5वां गणतंत्र। एक क्वेश्चन पूछाता है कि जो गणतंत्र शब्द है ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? तो ये हमने किया है फ्रांस से। ये क्वेश्चन कई बार एसएससी में पूछा गया है। एसएससी 2016 का क्वेश्चन है ये, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो गणतंत्र शब्द प्रयोग किया गया है ये किस देश से अडॉप्ट किया गया है? तो वो हमें अडॉप्ट किया है हमने फ्रांस से। और हमने कहा कि 2 वर्ड, एक ये समाजवादी, दूसरा पंथनिरपेक्ष, और इसके बाद हमने जो कुछ और शब्दों को अडॉप्ट किया है वो है जो कुछ और शब्द हैं वो है समानता। एक तो है समानता, दूसरी है स्वतंत्रता। समानता, स्वतंत्रता, और लास्ट है अखंडता। ठीक। तो देखिए कहने का मतलब यह है। और एक वर्ड है बंधुता। तो ये वर्ड हैं 4 ये 8 वर्ड हैं, सॉरी 5 ये 4 ये 9 वर्ड हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? इन 5 वर्ड में से कोई 3 वर्ड दे दिए गए हैं और एक वर्ड कोई और डाल दिया गया, और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। तो देखिए बात की गई संप्रभुता की, समाजवाद की, पंथनिरपेक्ष की। कहा गया कि देश का कोई भी धर्म नहीं होगा, कोई भी प्रत्येक धर्म चाहे जो भी रीति रिवाज फॉलो कर सकते हैं, ये कहा गया। पंथनिरपेक्षता की बात की गई भारत में।
लोकतंत्र डेमोक्रेसी आई भारत में, गणतंत्र शामिल किया गया, समानता आई, स्वतंत्रता दी गई, अखंडता स्थापित की गई और बंधुता आई। तो ये सारे वर्ड एडॉप्ट किए गए कहाँ से, हमारे प्रस्तावना में डाले गए। तो एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि जो ये एक और है न्याय, समान न्याय की बात करता है कौन, हमारे संविधान की प्रस्तावना। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये न्याय शब्द है, जो जस्टिस शब्द है, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है रूस की क्रांति से। और सब लोग आंसर में जवाब दें कि रूस की क्रांति कब हुई थी, रशियन एवोल्यूशन कब हुआ था। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दें आप लोग कि रूस की क्रांति कब हुई थी। रूस की क्रांति कब हुई थी, ये हमने अडॉप्ट किया है रूस से, रूस की क्रांति से। और रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात समानता की, स्वतंत्रता की। एक बात समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। अगर मैं इसमें से अखंडता अभी के लिए हटा दें, वैसे हमारे प्रस्तावना में अखंडता है, हम हटा नहीं सकते उसे, तो इन तीनों की बात की जाए तो ये हमने लिया है फ्रांस की क्रांति से। ये हमने अडॉप्ट किया है फ्रांस की क्रांति से, ठीक। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। जब आप विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति और फ्रांस की क्रांति। 4 विश्व में सबसे बड़े एवोल्यूशन हुए थे। तो फ्रांस की क्रांति से हमने 3 वर्ड लिया है, एक तो समानता, इक्वलिटी की और स्वतंत्रता, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, लिबर्टी। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है कहाँ पे, अमेरिका में, तो जो ये लिबर्टी शब्द है ये कहाँ से आया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना कि जो अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है उसमें से लिबर्टी शब्द कहाँ से आया है, तो वो आया है फ्रांस से। यहाँ से आपको सीधे दिख रहा होगा, क्योंकि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता ये तीनों कहाँ से ली गई, फ्रांस की क्रांति से। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में। और न्याय जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में है, यह हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, रूस की क्रांति से, जो हुई थी कब, 1917 में। तो ये बात हुई प्रस्तावना की। और हमने जो स्टार बनाने को कहा था, एक तो समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता, इन तीनों की बात कर लेते हैं। और आपको अच्छे से पता होगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है जिसके तहत इन तीनों को जोड़ा गया था। जल्दी से जिसे ही पता हो वो कमेंट सेक्शन में आंसर दे, जल्दी से। 3 शब्द, पहला था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। ये तीनों शब्द जोड़े गए थे एक संविधान संशोधन द्वारा, जो कि है, करेक्ट आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, वो है 42वां संविधान संशोधन। और किस वर्ष हुआ था ये संविधान संशोधन? ये हुआ था 1976 में, जब जनता पार्टी की सरकार थी। जब जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। पहली बार समाजवाद की बात की गई थी, पंथ निरपेक्षता की बात की थी और देश की अखंडता की बात की गई थी। ये कब, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये तो बात हुई भारतीय संविधान के प्रस्तावना की। तो अब एक बात जानिए कि
कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है ये संविधान का अंग है या नहीं है, इसके लिए कुछ डिबेट है, कुछ विवाद हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे और उसका अंतिम में परिणाम यही निकला कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया है। ठीक, तो ये हमने बात की थी संविधान की, प्रस्तावना की। प्रस्तावना के बाद हम बात करेंगे अनुसूचियों की। अगला हमारा टॉपिक क्या था? अनुसूचियां थी, जो कि हमारे संविधान के मूल संविधान में 8 थी और जो आज का वर्तमान संविधान है उसमें अनुसूचियों की संख्या 12 है और इसकी बात हम कल के सेशन में करेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और जो भी कोई डाउट हैं, जो भी आपके कोई सवाल हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दिएगा। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। गुड नाइट, टेक केयर।